टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर। भारत की भूगोल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम जल परिवहन से संबंधित विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले सड़क परिवहन और रेल परिवहन पूर्ण हो चुका है, जो स्थल परिवहन का भाग था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करते हैं जल परिवहन की। भारत में जल परिवहन की संभावना सर्वाधिक है, यानी संभावना तो अधिक है, लेकिन परिवहन में मात्र वर्तमान में 1% का योगदान है जल परिवहन का। जल परिवहन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? दो भागों में, एक आंतरिक और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय जल परिवहन। अब सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक जल परिवहन की। आंतरिक जो जल परिवहन है, इसका जो विकास है और प्रबंधन की जो जिम्मेदारी है, यानी विकास और प्रबंधन दोनों की जो जिम्मेदारी है, इसके लिए भारतीय आंतरिक जल परिवहन प्राधिकरण की स्थापना 1986 में की गई। कब की गई? 1986 में। यानी आंतरिक जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थान की स्थापना की गई है और उस संस्थान का नाम है भारतीय आंतरिक जल परिवहन प्राधिकरण, और स्थापना कब हुई? 1986 में। बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। मुख्यालय कहाँ है? नोएडा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह जो भारतीय आंतरिक जल परिवहन प्राधिकरण संस्था है, ये राष्ट्रीय जो जलमार्ग है इनका विकास करती है। राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास करती है। अब बात करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों की। तो पहला राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, इन्हें बोला जाता है NWW फर्स्ट। बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, यह इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। हल्दिया तक। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। और यह जो जलमार्ग है वो गंगा और जो हुगली नदी है, इस गंगा और हुगली नदी में है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। और कहां से कहां तक जाता है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक। लंबाई कितनी है? 1620। और गंगा और जो हुगली नदी है, इनके आंतरिक भागों से यह गुजरता है। और बात करें तो राष्ट्रीय जो जलमार्ग संख्या 1 है, यह भारत का सबसे प्राचीन जलमार्ग है और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। सबसे प्राचीन और सबसे लंबा, ये दोनों बात ध्यान में रखनी है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया, लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। और यह जो जलमार्ग है गंगा और जो हुगली नदी है, इनके आंतरिक भागों में है। और यह भारत का सबसे पुराना और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है, भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय जो जलमार्ग है वो कौन सा है? तो NWW फर्स्ट। और सबसे लंबा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो कौन सा है? तो यही है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। अब बात करते हैं दूसरे की, तो NWW सेकंड या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। ये सदिया से धुबरी और यह असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस पर 891 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। कितना है? लंबाई कितनी है? 891, सदिया से धुबरी। और यह असम में ब्रह्मपुत्र जो नदी है उस पर बना हुआ है। बात करें यह जो NWW सेकंड है,
या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 2 है, यह सागरमाला जो परियोजना है, इस सागरमाला परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया गया। कौन सी योजना के अंतर्गत? सागरमाला परियोजना। और इस सागरमाला परियोजना के बारे में हमने पहले पढ़ा था। सागरमाला परियोजना के अंतर्गत जो बंदरगाह हैं उनको विकसित और आधुनिकीकरण किया जाएगा और प्रमुख जो बंदरगाह है इनको मुख्य शहरों के माध्यम से जोड़ा जाएगा इस सागरमाला परियोजना के अंतर्गत। तो ये वेरी मोस्ट है, ध्यान में रखना है। सागरमाला परियोजना के अंतर्गत कौन से जलमार्ग का विकास हुआ? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। और बात करें तो यह जो जलमार्ग है इसके उपयोग के लिए बांग्लादेश और जो भूटान है, बांग्लादेश और भूटान दोनों राष्ट्रों के साथ में भारत ने समझौता किया है इस जलमार्ग के उपयोग के लिए। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3, थर्ड की बात करें तो यह केरल में कोल्लम से, केरल के कोल्लम से कोटापुरम तक 205 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। तो NWW जो 3 है ये केरल में कोल्लम से कोटापुरम तक लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। और बात करें तो यह जो जलमार्ग है वो उद्योग मंडल साथ ही में एक नहर और है और उस नहर का नाम है चंपाकर नहर। इन नहरों के माध्यम से संचालित है जलमार्ग संख्या 3। तो दो नहर कौन सी है? एक उद्योग मंडल और दूसरी है चंपाकर नहर। इन नहरों के माध्यम से संचालित है NWW3। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की। राष्ट्रीय जलमार्ग जो संख्या 4 है वो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। काकीनाडा से पुडुचेरी, ये पुडुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु तक बंकीगम नहर द्वारा संचालित है। यानी काकीनाडा से पुडुचेरी तक बंकिंगम जो नहर है इस नहर के माध्यम से यह जलमार्ग संचालित है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1095 किलोमीटर और यह भारत का दूसरा सबसे लंबा जलमार्ग है। पहला कौन सा था? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 और इसकी लंबाई कितनी थी? 1620 किलोमीटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट जलमार्ग की। तो अगला है जलमार्ग संख्या 5। यदि जलमार्ग संख्या 5 की बात करें तो यह तलचर से नियोनखली के मध्य, तलचर से नियोनखली के मध्य 623 किलोमीटर और 623 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। और बात करें तो यह उड़ीसा में जो ब्राह्मणी नदी है, उड़ीसा में ब्राह्मणी जो नदी है, ब्राह्मणी नदी अलग है, ब्रह्मपुत्र नदी अलग है, ब्राह्मणी जो नदी है इस पर बनाया गया है जलमार्ग संख्या 5। तलचर से नियोनखली 623 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह उड़ीसा में ब्राह्मणी जो नदी है इस पर बना हुआ जलमार्ग है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 6 है यह असम में बराक नदी पर, कौन सी नदी पर है? बराक नदी पर लखीमपुर से भांगा तक और भांगा से आगे कहां तक जाता है? सिलचर तक। यानी लखीमपुर से भांगा, फिर भांगा से सिलचर तक 121 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो यह थे भारत के 6 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय, आंतरिक जलमार्ग पूर्ण हो गया है। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग। यदि अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें तो यह जल परिवहन का प्राचीनतम, सस्ता और पर्यावरण मित्र भी है। क्यों? क्योंकि इससे प्रदूषण की जो समस्या है वो नहीं होती है। बात करें भारत की तटीय जो सीमा है इसकी लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा है और इस पर 13 प्रमुख बंदरगाह है।
13 तो मुख्य बंदरगाह और लगभग 185 गौण बंदरगाह स्थित हैं। बात करें बंदरगाह की, इस शब्द की बात हमने पहले भी की थी। बंदरगाह क्या होता है? ऐसा स्थान जहां पर जहाजें आकर के रुकती है, माल का लदान करती है, उतारती है, यानी एक तरह से जलमार्ग का स्टेशन है बंदरगाह। बात करें इसी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की, तो भारत का जो तमिलनाडु राज्य है, कौन सा राज्य? तमिलनाडु, इसमें सबसे अधिक 3 प्रमुख बंदरगाह हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की श्रेणी में आते हैं। और सबसे अधिक छोटे या जो गौण बंदरगाह हैं वो कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। और कितने हैं? लगभग 53 बंदरगाह हैं जो महाराष्ट्र में हैं, गौण या छोटे। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों की। भारत के प्रमुख बंदरगाहों की बात करते हैं तो भारत का जो बंदरगाह, सबसे पहले इनकी स्थिति देख लेते हैं, कौन सा बंदरगाह कहां पर स्थित है। तो सबसे पहले बात करें कांडला बंदरगाह की, तो कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। तो यह है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहां पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और इसका विकास क्यों किया गया? क्योंकि पहले भारत और पाकिस्तान एक हिस्से थे, तब कराची बंदरगाह था, कराची पाकिस्तान में चला गया। तो कराची पाकिस्तान में चले जाने के कारण उसकी एक तरह से पूर्ति करने के लिए यह जो कांडला बंदरगाह है इसका विकास किया गया था। और यह जो बंदरगाह है इसका दूसरा नाम है कांडला का पंडित दीनदयाल। क्या नाम है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। उपाध्याय बंदरगाह है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी पूछ सकता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में। और बात करें, यह मुक्त व्यापार केंद्र है। यह बंदरगाह मुक्त व्यापार केंद्र है और यह एक ज्वारीय बंदरगाह की श्रेणी में आता है, प्राकृतिक बंदरगाह की श्रेणी में आता है। और यहां से अधिकांश जो व्यापार है वो किसका होता है? नमक का। तो ये भी मोस्ट है। अधिकांश व्यापार किसका होता है? नमक का। तो कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यहां से नमक का निर्यात किया जाता है। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। और बात करें तो कराची पाकिस्तान में चले जाने के बाद में इस बंदरगाह का विकास किया गया था। इसका दूसरा नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो ये था कांडला बंदरगाह। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती तो गिरने वालों को होती तो तकलीफ है। गिरने वालों को होती तो तकलीफ है, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। दोस्तों, सफलता असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। सफल व्यक्ति कब होता है? जब वो पहले असफल होता है। तो अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। बात करते हैं दूसरे बंदरगाह की। अगला बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। यदि मुंबई बंदरगाह की बात करें, यह पश्चिमी तट पर है। सारे पश्चिमी तटीय बंदरगाहों की बात करते हैं पहले। यह है मुंबई बंदरगाह है। यदि इस मुंबई बंदरगाह की बात करें तो मुंबई जो बंदरगाह है ये भारत का सबसे बड़ा पहला स्थान है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। पहली बात तो याद रखनी है, सबसे बड़ा। और सबसे व्यस्त, सबसे बड़ा भी है और सबसे व्यस्त बंदरगाह भी यही है, व्यस्ततम बंदरगाह है। बात करें मुंबई जो बंदरगाह है वो एक द्वीप पर स्थित है और उस द्वीप का नाम क्या है? सेलसेट द्वीप पर। यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि सेलसेट द्वीप पर भारत का कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो मुंबई बंदरगाह है। और बात करें, इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार कौन से बंदरगाह को कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। और यहां से अधिकांशतः पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं, इन पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात किया जाता है। और कांडला बंदरगाह से किसका निर्यात किया जाता था? तो नमक का, और मुंबई से पेट्रोलियम पदार्थ का। अब बात करते हैं अगले बंदरगाह की। अगला बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये भी कहाँ है?
महाराष्ट्र में ही है। मुंबई भी कहाँ है? महाराष्ट्र में ही। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। नेहरू बंदरगाह है। ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है। जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है, इसका दूसरा नाम है नाहवा शेवा बंदरगाह है। नाहवा शेवा बंदरगाह है, ये इसका दूसरा नाम है। अब बात करें इसका विकास क्यों किया गया था। ये जो मुंबई बंदरगाह है, इस मुंबई बंदरगाह के ऊपर भार अधिक हो गया था, तो इस मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की स्थापना की गई थी। और ये भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह है। बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू या नाहवा शेवा बंदरगाह है। अगले बंदरगाह की बात करते हैं। नेक्स्ट बंदरगाह है मारमा गाओ बंदरगाह है। कौन सा है? मारमा गाओ बंदरगाह है। मारमा गाओ जो बंदरगाह है वो है गोवा में। कहां पर है दोस्तों? गोवा में। मारमो गाओ जो बंदरगाह है, ये जुआरी नदी, एक नदी है और उस नदी का नाम क्या है? जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। और यहाँ से अधिकतम जो लोहा अयस्क है, इस लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है। किसका निर्यात किया जाता है? लोहा अयस्क का। लोहा अयस्क का। इसलिए इस मारमा गाओ बंदरगाह को क्या कहा जाता है? पश्चिमी तट का लोहा बंदरगाह। पश्चिमी तट का लोहा बंदरगाह है। लोहा बंदरगाह है। क्यों कहा गया? क्योंकि यहां से अधिकतर लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बंदरगाह की। तो अगला है न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। न्यू मैंगलोर जो बंदरगाह है वो कहां पर है? कर्नाटक में। न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। कहां पर है? कर्नाटक में। राज्य का नाम पूछे तो क्या बताना है? कर्नाटक। यदि न्यू मैंगलोर बंदरगाह की बात करें तो यह कर्नाटक के तट पर एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगली विशेषता क्या है इसकी? यह प्राकृतिक बंदरगाह है और इसे भारत का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। कॉफी बंदरगाह, इसे क्या बोला जाता है? भारत का कॉफी बंदरगाह है। और विश्व की बात करें, विश्व का कॉफी बंदरगाह किसको कहा जाता है? तो सेंटोस बंदरगाह को। ये भी ध्यान में रखना है। विश्व का कॉफी बंदरगाह कौन सा कहलाता है? सेंटोस। और सेंटोस कहाँ है? तो ब्राजील में है। ब्राजील। अब बात करते हैं नेक्स्ट बंदरगाह की। अगला बंदरगाह है कोची बंदरगाह है। और कोची कहाँ है? केरल में। कोची। और कोची बंदरगाह कहाँ है? केरल में। कोची जो बंदरगाह है ये केरल के तट पर स्थित है और इसे भारत का मसाला बंदरगाह कहा जाता है। क्या बोला जाता है? भारत का मसाला बंदरगाह है, क्योंकि यह जो मालाबार तट है, ये मालाबार तट है। भारत में जो मानसून है सबसे पहले यहीं पर सक्रिय होता है। मालाबार जो तट है यहाँ पर भारी वर्षा, भारी मात्रा में मसालों का क्या किया जाता है? यहाँ से निर्यात किया जाता है और इसे अरब सागर की रानी भी कहते हैं। अगली बात क्या हो गई? अरब सागर की रानी। तो ध्यान में क्या क्या रखना है? भारत का मसाला बंदरगाह तो कोची। बात करें, यहाँ से मसालों का अधिकतर निर्यात किया जाता है क्योंकि मालाबार तट से भारी मात्रा में मसालों का निर्यात किया जाता है और इसे क्या बोला जाता है? अरब सागर की रानी। तो ये थे भारत के प्रमुख पश्चिमी बंदरगाह है। अब बात करते हैं पूर्वी बंदरगाहों की। पूर्वी बंदरगाहों की तो अगला बंदरगाह है तूतीकोरन बंदरगाह है। कौन सा है? तूतीकोरन बंदरगाह है। तूतीकोरन जो बंदरगाह है ये कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तूतीकोरन बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। यह तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और बात करें, यहां से अधिकांशतः जो व्यापार है वो होता है भारत और श्रीलंका। और इसे क्या बोला जाता है? भारत का मोती बंदरगाह है। इसे किस नाम से जाना जाता है? भारत के मोती बंदरगाह के नाम से। और यह बंदरगाह कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है। बात करें तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह है? तो तूतीकोरन। कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरन।
यह जो तूतीकोरन बंदरगाह है वो मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु में स्थित है। भारत श्रीलंका में सर्वाधिक व्यापार होता है। इसे मोती बंदरगाह भी कहा जाता है और ये भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। अब बात करें नेक्स्ट बंदरगाह की, तो अगला है चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। तो ये चेन्नई बंदरगाह भी कहां पर है? ये भी तमिलनाडु में है। ये भी तमिलनाडु में है चेन्नई बंदरगाह भी। पहला कौन सा आ गया? तूतीकोरन। दूसरा कौन सा है? तो चेन्नई। और तीसरा कौन सा है? तो एनोर बंदरगाह है। एनोर बंदरगाह है। ये 3 बंदरगाह है, सर्वाधिक कहां पर है? तमिलनाडु में। अब बात करें चेन्नई बंदरगाह की, तो जो चेन्नई बंदरगाह है ये भारत का सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है। यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है। पूर्वी तट, केवल पूर्वी तट की बात करें, वैसे बात करें कि सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह है। और पूर्वी तट की बात करें तो चेन्नई। यह बंगाल की खाड़ी से आने वाले जो चक्रवात हैं, इन चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित होता है चेन्नई बंदरगाह है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बंदरगाह की। अगला है एनोर बंदरगाह है। एनोर, ये एनोर भी कहाँ है? तो तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हो गए। और सबसे ज्यादा कौन से राज्यों में बंदरगाह है? तो इसी तमिलनाडु में है। एनोर बंदरगाह की बात करें तो इसे कामराज बंदरगाह भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? कामराज बंदरगाह है। कामराज बंदरगाह भी कहा जाता है। इसका विकास क्यों किया गया? क्योंकि जो चेन्नई बंदरगाह था, इस चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए एनोर बंदरगाह का विकास किया गया। और इसका जो विकास है वो एशियाई विकास बैंक एशियाई विकास बैंक की सहायता से किया गया। इस एशियाई विकास बैंक का कार्यालय की बात करें या मुख्यालय की बात करें तो वो कहाँ है? मनीला में। कहाँ पर है? मनीला में। और मनीला कहाँ है? तो फिलीपींस में। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले बंदरगाह की। अगला है विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम की बात करें, यह पूर्वी तट का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। दूसरी विशेषता है, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। और यह एक पहाड़ी से घिरा हुआ है। और उस पहाड़ी का नाम क्या है? डॉल्फिन की पहाड़ी। यहाँ से डॉल्फिन की पहाड़ी के बारे में भी पूछा जा सकता है कि डॉल्फिन की पहाड़ी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। और बात करें, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में स्थित है। और इसी विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड जो जहाजों का निर्माण करती है वो विशाखापट्टनम में ही स्थित है। अब नेक्स्ट बंदरगाह की बात करें तो अगला बंदरगाह है पारादीप। अगला बंदरगाह कौन सा है? पारादीप बंदरगाह। और ये पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में। इस पारादीप की बात करें तो यह कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। और बेलाडीला की जो खानें हैं, इस बंदरगाह के माध्यम से बेलाडीला की जो खानें हैं, इस बेलाडीला की खानों से जो लोहा अयस्क है, इस लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है जापान को। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत के किस बंदरगाह से जापान को लोहा निर्यात किया जाता है? तो मुख्य रूप से किससे? पारादीप बंदरगाह से। और पारादीप जो बंदरगाह है वो पूर्वी तट का लोहा बंदरगाह है। पूर्वी तट का क्या है? लोहा बंदरगाह है पूर्वी तट का पारादीप। अब बात करते हैं, पूर्वी तट की हो गई। पश्चिमी तट की बात करें, पश्चिमी तट का लोहा बंदरगाह किसको कहा जाता है? तो मारमागाओ बंदरगाह को। और ये मारमागाओ कहाँ था? गोवा में, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट बंदरगाह की बात करते हैं पूर्वी तट की। अगला है हल्दिया बंदरगाह है। और हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? तो हल्दिया बंदरगाह है पश्चिमी बंगाल में। और हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित है? हुगली नदी के मुहाने पर। और इसका विकास जो कोलकाता बंदरगाह का जो भार है, इसके भार को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का विकास
किया गया। इसे भारी मात्रा में, इस हल्दिया बंदरगाह के माध्यम से भारी मात्रा में जूट का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है, इसलिए इसे भारत का जूट बंदरगाह भी कहा जाता है। तो ये नाम ध्यान में रखना है, जूट बंदरगाह है, लोहा बंदरगाह है, कॉफी बंदरगाह है। तो ये बहुत बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो ये फैक्ट हैं और इन फैक्ट क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं पूर्वी तट के अंतिम बंदरगाह की। तो अगला है कोलकाता बंदरगाह है। और ये कोलकाता बंदरगाह भी कहाँ है, तो कोलकाता बंदरगाह भी पश्चिमी बंगाल में है। और ये जो कोलकाता बंदरगाह है ये भी हुगली नदी पर स्थित एकमात्र नदीय बंदरगाह है, एकमात्र नदीय बंदरगाह है। और इसके समीप डायमंड हार्बर स्थित है। और इसके भार को कम करने के लिए कौन से बंदरगाह का विकास किया गया था, तो हल्दिया बंदरगाह का।